डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि लोकतंत्र की जो है सफलता के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती है या कौन कौन सी एसेंशियल कंडीशन जो है लोकतंत्र के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, तो उसमें हमने पहला पढ़ा था पीस एंड सिस्टम, शांति और व्यवस्था होनी ज़रूरी है। दूसरा हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग नेशनल इकोनॉमी, लोकतंत्र में इकोनॉमी जो है आर्थिक व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए ताकि प्रत्येक नागरिक की जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ठीक है, थर्ड हमने पढ़ा था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी। अगर आप आर्थिक असमानता है, गरीब अमीर का अंतर जो गैप है अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर लोकतंत्र किसी प्रकार का सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ आए दिन आंदोलन होंगे। ठीक है, फिर हमने बात की थी चौथा जो पॉइंट है वो है सोशल जस्टिस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय होना जरूरी है। तो इन चीज़ों के कारण हम कह सकते हैं कि चार कारण हमने पढ़ लिए थे, एसेंशियल कंडीशन पढ़ ली थी, चार वो योग्यताएं पढ़ ली थी जो किसी देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, पांचवी जो कंडीशन हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में एजुकेटेड एंड अवेयर सिटीजन। एजुकेटेड एंड अवेयर सिटीजन। देखिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए एक और जो चीज आवश्यक है वो होते हैं कि नागरिकों का शिक्षित होना और जागरूक होना जरूरी है। जैसे कि हमने बात की थी कि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है और जनता वोटों के माध्यम से अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करती है, इलेक्ट करती है, 5 साल के लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजती है। ठीक है, तो सारा खेल वोटों पर निर्भर करता है, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत के जाएगा और वही 5 साल के लिए शासन करेगा। लेकिन अगर पब्लिक एजुकेटेड नहीं है, पब्लिक शिक्षित नहीं है, पब्लिक पॉलिटिकल कंडीशन के प्रति अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, तो वहाँ पर लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो पाएगा। जिन देशों में शिक्षा का स्तर कम है, लो एजुकेशन है, जहाँ पर पब्लिक जो है अवेयर नहीं है, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी कभी सफल नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसे समय में फोन आ रहा है, ऐसे समय में क्या होगा, पब्लिक जब अवेयर नहीं होगी तो इलेक्शन जो है, इलेक्शनों के माध्यम से क्या होगा कि लोग लालच दे करके, किसी भी प्रकार की रिश्वत दे करके या शराब का या किसी भी प्रकार का लालच दे करके जो है एक बार रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा और 5 साल तक फिर वो जो है पब्लिक को लूटेगा। तो इसीलिए तो कहते हैं कि पब्लिक जागरूक नहीं है। इसलिए भारत में अगर बात करें तो आज भी जो 75 से 80 के आसपास जो है पोलिंग होती है, मतदान 80% लोग, 75%, 70% लोग करने जाते हैं और 30% लोग बिल्कुल क्या होते हैं, अवेयर नहीं होते, जागरूक नहीं होते। तो वहाँ पर जिन देशों में पब्लिक होशियार नहीं है, पब्लिक जागरूक नहीं है, पब्लिक शिक्षित नहीं है, वहाँ पर लोकतंत्र को सफलता जो हम कह सकते हैं संदेह में आ जाती है, वहाँ संदेह डाउट किया जा सकता है। ठीक है, भारत में आज भी साक्षरता 80% के आसपास है, यानी 20% लोग आज भी एजुकेटेड नहीं है। उन्हें कोई मतलब नहीं है देश में प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहा है, या एमएलए कौन है, एमपी कौन है, सरपंच कौन है। तो अनएजुकेटेड जो पर्सन होंगे या जो अवेयर नहीं होंगे, वहाँ पर हम लोकतंत्र को जो है सफल नहीं मान सकते। तो इसलिए कह सकते हैं कि फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट अ सिटीजन शुड बी एजुकेटेड एंड अवेयर। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए नागरिकों का शिक्षित और जागरूक होना आवश्यक है। ओनली एजुकेटेड पीपुल हैव टू पोटेंशियल टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेसी। जो पढ़े लिखे लोग हैं वही लोकतंत्र की समस्याओं को दूर कर सकते हैं या उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बाय क्रिएटिंग ए हेल्थी मैंडेट, वो क्या करेंगे, एजुकेटेड लोग जो हैं वो ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो क्या है, योग्य है, पढ़ा लिखा है, योग्य है और जनता के हित की बात करता है, ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे। अन्यथा ऐसे किसी व्यक्ति को चुन लेंगे जो न तो पढ़ा लिखा है और न किसी चीज़ को जानता है, क्योंकि किसी भी प्रकार का लालच देकर के वो इलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि व्हेन द सिटीजन आर अवेयर दे आर कैपेबल टू अपोजिंग द एंटी डेमोक्रेटिक पॉलिसीज। अगर लोग पढ़े लिखे होंगे
तो सरकार की आलोचना करेंगे, सरकार की ऐसी पॉलिसी की आलोचना करेंगे जो पब्लिक के हित में नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि नागरिकों का पढ़ा लिखा, शिक्षित और जागरूक होना आवश्यक है। ये लोकतंत्र के सफलता की पहली शर्त है। ठीक है, नंबर 6, बिल्डिंग पब्लिक मैंडेट। बिल्डिंग पब्लिक मैंडेट, इसका मतलब हो गया कि जनता का जो बहुमत आवश्यक होता है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। और बहुमत कई बार इलेक्शन में हम देखते हैं एक व्यक्ति एक वोट से जीत गया आदमी। एक वोट से जीतने का मतलब क्या है कि आधी पब्लिक तो उसे चाहती नहीं है। ठीक है, तो मैंडेट होना जरूरी है, बहुमत होना जरूरी है, और बहुमत के आधार पर ही शासन लोकतंत्र में किया जाता है। ठीक है, फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी फ्रीडम ऑफ सोर्सेज ऑफ बिल्डिंग पब्लिक मैंडेट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, यानी बहुमत का निर्माण आवश्यक होता है लोकतंत्र में। ठीक है, द मीन्स टू द प्रेस, लिटरेचर, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन एक्सेट्रा शुड बी हैव गवर्नमेंट कंट्रोल एंड फ्रीडम शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑर्गेनाइज मीटिंग एंड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लोकतंत्र में पब्लिक की जो इच्छा की पूर्ति होनी जरूरी है। और पब्लिक की इच्छा क्या है इसका पता कैसे चलेगा? हम अपनी बात, अपनी कंप्लेन पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, साहब हमारी ये प्रॉब्लम है, गांव में नालियाँ नहीं हैं, गांव में सड़कें नहीं हैं, पानी नहीं आ रहा है, लाइट नहीं आ रही है। तो इन चीज़ों को हम दिल्ली में बैठी गवर्नमेंट या जयपुर में बैठी गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचाएंगे? बाय द मीडिया, बाय द लिटरेचर, बाय द न्यूज़पेपर। तो इन चीज़ों का फ्रीडम, स्वतंत्र होना आवश्यक, फ्री होना आवश्यक है, अर्थात ये गवर्नमेंट के किसी भी दबाव में काम नहीं करें। ठीक है, अगर पब्लिक की जो वास्तव में जो आलोचना है, पब्लिक की जो प्रॉब्लम है, उनको वो सरकार के सामने रखें। और इसके लिए क्या है कि इन चीज़ों का फ्री होना आवश्यक है। इन चीज़ों को बिल्कुल फ्री तरीके से जो है वो अपनी गवर्नमेंट की जो है तक बात पहुंचा सके, ये होना आवश्यक है। इसलिए क्या होना चाहिए? लिटरेचर का, रेडियो का, सिनेमा का, टेलीविज़न का, ये दैट शुड बी हैव द कंट्रोल, गवर्निंग कंट्रोल एंड द फ्रीडम। उन पर सरकार का किसी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कंट्रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सरकार की आलोचना नहीं कर पाएंगे तो फिर जनता की प्रॉब्लम को सरकार के सामने कैसे रख पाएंगे? ठीक है, इसलिए उनका स्वतंत्र होना आवश्यक है। When the source of forming public mandate are provided freedom, only then the citizen are successful in opposing the anti-democratic policy. अगर ये स्वतंत्र होंगे तभी पब्लिक अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचा पाएगी कि साहब ये प्रॉब्लम है हमारे गांव की, हमारे शहर की ये प्रॉब्लम है। ठीक है, फसलें खराब हो गई, हमें मुआवजा चाहिए, हमारे गांव में रोड टूटी हुई है, हमें ये चाहिए। तो ये बात कब करेंगे? जब जो है लिटरेचर, पब्लिक जो है मीडिया, न्यूज़पेपर, ये सब फ्री हो, गवर्नमेंट के दबाव में, कंट्रोल में काम नहीं करें। ठीक है, तो इस तरह ये पब्लिक मैंडेट को जगाने का काम करते हैं। ये मीडिया जो है पब्लिक की प्रॉब्लम को सरकार के सामने रखने का काम करते हैं। तो इनका स्वतंत्र होना लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए मीडिया को चौथा स्तंभ, 4 पिलर कहा जाता है। लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। चौथा मतलब 3 जो स्तंभ होते हैं ना, 3 खंभे, उसमें से चौथा खंभा मीडिया है, क्योंकि मीडिया ही पब्लिक की प्रॉब्लम को सरकार के सामने रखेगी। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि ओनली देन द सिटीजन आर सक्सेसफुल इन अपोजिंग द एंटी डेमोक्रेटिक पॉलिसी एंड वर्क ऑफ ए गवर्नमेंट, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड पीसफुल मैनर एंड डेमोक्रेटिक डिग्निटी रिमेन्स इंटैक्ट एंड द गवर्नमेंट वर्क्स अलोंग विथ बीइंग रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स। तो अगर ये होंगे तो पब्लिक के प्रति जनता जो है सरकार क्या होगी? रेस्पॉन्सिबल हो सकती है, क्योंकि मीडिया जनता की समस्या रखेगा और सरकार उसका समाधान कर रही है या नहीं कर रही है उसकी बात भी करेगा। आए दिन हम टीवी में देखते हैं, टीवी में कहता है ना कि भाई सरकार के लिए ये कोई भी पॉलिसी अगर पब्लिक के हित में नहीं है, पब्लिक वेलफेयर में नहीं है, तो क्या होगा? मीडिया में उसकी आलोचना होगी, सरकार ने ये गलत कदम उठाया था,
सरकार ने ये काम अच्छा किया, ठीक है। तो पब्लिक की प्रॉब्लम को मीडिया ही सामने रख सकता है और मीडिया का फ्री होना जरूरी है, अन्यथा डेमोक्रेसी कभी सफल नहीं। तो फिर वो डिक्टेटरशिप हो गया। डिक्टेटरशिप में या कम्युनिस्ट शासन में क्या होगा, वहाँ पर मीडिया पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा। तो वो गवर्नमेंट के अपोज कोई भी बात नहीं लिख सकती, कोई भी बात मीडिया आलोचना नहीं कर सकता गवर्नमेंट की। तो अगर मीडिया अगर स्वतंत्र नहीं है तो फिर लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए मीडिया को फोर्थ पिलर भी कहते हैं, ठीक है। सो in the such condition a democracy runs successfully when the media should be free and provided to organize meeting and form organization, ठीक है। तो इन चीज़ों से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र सफल हो सकता है। 7वीं जो चीज़ जरूरी है लोकतंत्र की सफलता के लिए वो है सिविल, इथिकल एंड नेशनल कैरेक्टर। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय चरित्र का नैतिक होना या राष्ट्रीय चरित्र जो है, क्योंकि उससे देश की स्थिति निर्भर करती है, ठीक है। लोगों का अपनी सरकार के प्रति क्या भाव है, अपने देश के प्रति कितना भाव है, उनमें पैट्रियोटिज्म की जो भावना, देशभक्ति की भावना कितनी है, उसी पर सरकार निर्भर करती है, उसी पर देश निर्भर करता है। तो लोकतंत्र में लोग सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, अपने देश की कंडीशन के बारे में क्या सोचते हैं, इस पर भी लोकतंत्र निर्भर करता है, ठीक है। तो लोगों में नैतिकता और राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए, देशभक्ति की भावना होनी चाहिए कि देश को जब भी आवश्यकता हो हम देश की सेवा करें। इमरजेंसी कंडीशन हो, बाढ़, भूकंप, अकाल, कोरोना जैसी महामारी, उसके समय में हम क्या सोचते हैं, पब्लिक क्या सोचती है। पब्लिक देश के प्रति, देश को जरूरत होने पर आगे आए तो हम कहेंगे वो देश, वहाँ लोकतंत्र सफल होगा। नहीं तो फिर क्या होगा, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान होगा, पहुँचाएंगे। हमारा क्या बिगड़ रहा है, गवर्नमेंट का बिगड़ रहा है। रेलवे में बिना टिकट के यात्रा करेंगे, रेलवे को घाटा हो रहा है साहब, ठीक है। रोड को तोड़ेंगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि लोगों में भावना ये होगी कि देश नुकसान हो रहा है तो देश का हो रहा है, हमारे क्या हो रहा है। तो लोगों का चरित्र कैसा है, लोगों का चरित्र ही नेशनल कैरेक्टर निर्भर करता है, लोगों का चरित्र ही राष्ट्रीय चरित्र बनता है। इसलिए लोगों का अपने देश के प्रति प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना होगी तो वहाँ लोकतंत्र सफल होगा, अन्यथा तो फिर क्रांतियाँ होगी वहाँ पे, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं कि इन अ सोसाइटी व्हेन सिविल, इथिकल एंड नेशनल कैरेक्टर इज गुड देन द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इज क्वाइट हाई ओवर द। लोगों का चरित्र, लोगों की नैतिक भावना अगर अच्छी होगी तो ही वहाँ पर जो है डेमोक्रेसी सफल हो सकती है। इन सच सोसाइटी द सिटीजन एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड फुलफिल देयर ड्यूटीज इन द एप्रोप्रिएट वे। राष्ट्रीय चरित्र अच्छा होगा, लोगों का चरित्र अच्छा होगा तो वो सभी से अपनी ड्यूटीज़ का पालन करेंगे कि भाई मेरा कर्तव्य क्या पड़ता है सरकार के प्रति, अपने राइट्स की मांग करेंगे, अधिकारों की मांग करेंगे, ठीक है। अपनी अपनी ड्यूटी निभाएंगे, जैसे टैक्स चुकाना है, चोरी या किसी भी प्रकार का जो है सरकार को नुकसान नहीं पहुंचाना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो इस प्रकार के वो ड्यूटीज़ निभाएंगे तो अपने आप देश का जो है भला होगा। देश की कंडीशन, जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है, तो आपने पढ़ा है कि अगर हम अपने कर्तव्य निभाएंगे, सरकार बार बार कह रही है घरों के अंदर रहें, कोरोना का नहीं फैलाएं, तो हम अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे। हम चाहें तो कोरोना को और ज़्यादा फैला सकते हैं और हम चाहें तो उसको रुकवा सकते हैं। हम चाहें तो जो कोरोना फाइटर्स हैं उनकी मदद कर सकते हैं घर में रह करके, और सरकार की मदद कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं चाहेंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा, और ज़्यादा फैलेगा और देश की संपत्ति को नुकसान होगा, देश को नुकसान होगा। तो पब्लिक का जो निर्भर करता है, पब्लिक का जो नेशनल कैरेक्टर है, पब्लिक का जो कैरेक्टर है वो इसी से नेशनल कैरेक्टर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दे डिस्कस अबाउट पब्लिक प्रॉब्लम्स विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पब्लिक वेलफेयर एंड बिहेव टॉलरेंटली।
कॉम्प्रेशनेटली, काइंडली, कॉर्डली एंड लविंगली विद देयर कंपनीज। तो वो क्या करेंगे, अपने जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर प्रेम से रहेंगे, सहयोगपूर्ण रहेंगे, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इससे क्या होगा, राष्ट्रीय चरित्र निर्भर करेगा। और जिस देश में लोग आपस में लड़ेंगे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो वहाँ पर जो है, क्योंकि उनका चरित्र अच्छा नहीं है, पब्लिक का चरित्र अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर वो देश लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो पाए। तो इन इफेक्ट डेमोक्रेसी फाइनली डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ इट्स सिटीजन। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र किस पर निर्भर करता है, उसके नागरिकों पर। और उसके नागरिक कैसे हैं, उसके नागरिकों के आपस में भावना कैसी है, वो कोऑपरेटिव हैं कि नहीं है, इन चीज़ों से डेमोक्रेसी निर्भर करती है, ठीक है। व्हेन द सिविल, इथिकल एंड नेशनल कैरेक्टर ऑफ द पीपल इज स्ट्रॉन्ग, देन द डेमोक्रेसी आल्सो बिकम सक्सेसफुल। लोगों का चरित्र अगर अच्छा मजबूत होगा तो वहाँ पर लोकतंत्र भी सफल हो सकता है, ठीक है। एट्थ जो पॉइंट है, एट्थ जो कंडीशन है वो है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसके बारे में हमने चर्चा पहले ही कर ली थी कि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, तो जनता के चाहती है कि शक्तियां केवल एक ही जगह सेंट्रलाइज नहीं हो, ठीक है। अगर लोकतंत्र में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है, डिसेंट्रलाइजेशन होना आवश्यक है, ठीक है। शक्तियां बटी हुई हो, केवल एक ही जगह केंद्रित नहीं हो, अन्यथा फिर वो डिक्टेटरशिप में और राजतंत्र में फर्क क्या रह जाएगा। राजतंत्र में राजा की शक्तियां राजा के हाथ में होती थी, वो किसी को शक्तियां सौंपता नहीं था। डिक्टेटरशिप में भी डिक्टेटर के हाथ में सारी शक्तियां होती है, लेकिन लोकतंत्र में शक्तियां जनता के हाथ में होती है, क्योंकि फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल रूल होता है, शासन होता है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए यह भी जरूरी है कि शक्तियां एक जगह एकत्रित न होकर के और डिसेंट्रलाइजेशन हो, शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। शक्तियों का विकेंद्रीकरण राज्यों में, राज्यों से फिर संभागों में, संभागों से फिर जिलों में, जिलों से फिर तहसीलों में, तहसीलों से फिर ग्राम पंचायतों में और फिर वार्डों तक शक्तियों का बंटवारा हो। तो शक्तियां जितनी ज़्यादा डिवाइड होगी, गांव का शासन गांव के लोगों के हाथ में होगा, गांव का सरपंच, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है वो दिल्ली में बैठी गवर्नमेंट नहीं पता लगा सकती, उनको नहीं पता चलेगा। हमारी प्रॉब्लम क्या है वो हम खुद जानते हैं। इसलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उनको ज़्यादा पावर दिया जाए, उनको ज़्यादा मजबूत स्थिति में रखा जाए, तो पब्लिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और वहाँ पर लोकतंत्र सफल हो सकता है, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज द बेसिक ऑफ डिक्टेटरशिप। जहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण होगा वहाँ डिक्टेटरशिप होगी, वहाँ तानाशाही होगी, और जहाँ पर शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन होगा वहाँ पब्लिक के हाथ में शक्तियाँ आएगी, ठीक है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज द बेसिक ऑफ डेमोक्रेसी। और लोकतंत्र का मुख्य लक्षण क्या है कि शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन होना, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना, अर्थात शक्तियों का बटा हुआ होना। ओनली आफ्टर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वेरियस सेक्शन ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। जब शक्तियों का बंटवारा होगा तो कई लोग शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे, ठीक है। जिले की शक्तियां जिले के पास होगी, गांव की शक्तियां गांव के अधिकारी के पास होगी, ठीक है। नगर की शक्तियां नगर के अधिकारी के पास होगी, ठीक है। तो शक्तियों का बंटवारा होगा, उतना ही लोकतंत्र का ज़्यादा अनुभव पब्लिक कर पाएगी, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज एन एक्सीलेंट फॉर्म ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी स्थानीय शासन। गांव की सरकार गांव के लोगों के हाथ में हो, गांव का सरपंच गांव की जनता चुने और वही जाने कि भी गांव की प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन जो है वो डिक्टेटरशिप को बढ़ावा देता है, और डिसेंट्रलाइजेशन जो होगा वो किसको बढ़ावा देगा, डेमोक्रेसी को, ठीक है। तो शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण होना आवश्यक। और इसका एक सबसे अच्छा तरीका क्या है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना की जाए, यानी स्थानीय शासन को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ए कॉमन मैन पार्टिसिपेट
एगरली इन द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उससे फ़ायदा क्या होगा कि गांव का एक व्यक्ति गांव देश की सरकार में अपना पार्टिसिपेशन कर सकता है, अपना भाग ले सकता है। और शक्तियों का, इसीलिए तो हम गांव की ग्राम पंचायत में गांव सरपंच चुनते हैं। सरपंच हम चुनते हैं और गांव की प्रॉब्लम गांव का सरपंच ही निर्धारित करता है। सो दिस इज आल्सो अंडरस्टैंड दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का भी प्रयोग हो सकता है। अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो हर व्यक्ति अपने अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर पाएगा। ठीक है, और हर व्यक्ति अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग करेगा। आपके पास है तो आप सरपंच बनो, आप एमएलए बनो, एमपी बनो, ठीक है, आप वार्ड पंच बनो, आप नगर पालिका का चेयरमैन बनो, ठीक है, आप प्रधान बनो। तो ये उसके बाद शक्तियाँ आपके हाथ में आएगी, तो जनता के हित में बात करोगे फिर आप। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक और एसेंशियल कंडीशन होती है डेमोक्रेसी के लिए कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है। नंबर 9, फ्रीडम टू द सिटीजन। फ्रीडम टू द सिटीजन, नागरिकों का स्वतंत्र होना। देखिए, दो मुख्य स्तंभ हैं लोकतंत्र के लिए, दो चीज़ों का जरूरी है। एक तो क्या होगा, एक तो फ्रीडम और एक इक्वलिटी। ये हमने पहले ही चर्चा की थी। समानता और स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा जरूरी है लोकतंत्र में। अगर जिस देश में लोकतंत्र में समानता नहीं होगी, गरीब अमीर का भेद होगा, काले गोरे का भेद होगा, वहाँ पर कभी लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। और जिस देश में पब्लिक को किसी भी प्रकार की फ्रीडम नहीं होगी, कोई भी कार्य करने की, अपनी योग्यता के अनुसार किसी पद को प्राप्त करने की शक्तियां नहीं होगी, तो वहां पर लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो पाए। तो लोकतंत्र की दो कंडीशन सबसे ज्यादा जरूरी है। एक तो वहां के पब्लिक को, सिटीजन्स को क्या हो, फ्रीडम हो, और दूसरी इक्वलिटी हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नागरिकों का जो स्वतंत्रता प्राप्त है, जो नागरिकों को स्वतंत्रता दिया जाना जरूरी है, अन्यथा तो फिर तानाशाही और लोकतंत्र में कोई फर्क नहीं रहेगा। क्योंकि तानाशाही में तानाशाह के हाथ में होती है शक्तियाँ। तानाशाही में तानाशाह के हाथ में पब्लिक की जो फ्रीडम होती है, वो चाहे तो कोई फ्रीडम दे और चाहे तो नहीं दे। लेकिन लोकतंत्र में तो पब्लिक का शासन है, इसलिए पब्लिक को फ्रीडम होनी जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड रूल, विच मीन्स द कंस्ट्रक्शन शुड प्रोवाइडेड फंडामेंटल राइट्स। इसलिए जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ के लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकारों में एक अधिकार फ्रीडम का भी होता है, राइट टू फ्रीडम। तो ये अधिकार हर देश से जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ मिलना जरूरी है। अन्यथा तो फिर आप लोकतंत्र का पालन कैसे कर पाओगे? आप कैसे कहोगे कि हम स्वतंत्र हैं? आप कैसे कहोगे कि जनता का शासन है? ठीक है, तो लोकतंत्र में फ्रीडम का होना अत्यंत आवश्यक है। फ्रीडम टू सिटीजन्स मीन्स दैट द सिटीजन्स शुड गेट freedom of expressing their opinion from union, organization, meeting and perform peaceful protest। फ्रीडम का मतलब ये नहीं हो कि आप अपनी मनमर्जी से कोई भी काम करो, तोड़फोड़ करो। फ्रीडम का मतलब हो गया कि लोग अपनी बात को स्पीच के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सके। ठीक है, सरकार की आलोचना कर सके, सरकार की गलत नीतियों की आलोचना कर सके। ठीक है, यूनियन बना सके, संघ बना सके। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ऑर्गेनाइजेशन, मीटिंग एंड परफॉर्म पीसफुल प्रोटेस्ट, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन का सहारा ले सके, लड़ाई झगड़े नहीं, शांतिपूर्ण तरीके। तो फ्रीडम का मतलब मनमर्जी से काम करना नहीं है। फ्रीडम का मतलब है कि अपने फंडामेंटल राइट्स का प्रयोग करना, अपने स्पीच देना, भाषण देना, संघ बनाना, ठीक है, और सरकार की आलोचना करना अगर सरकार गलत कार्य कर रही है तो, और पीसफुली प्रोटेस्ट करना, सरकार जो है संरक्षण दे, हम कह सकते हैं विरोध करना। ये सब जो है फ्रीडम के लक्षण है। तो स्वतंत्र का मतलब ये हो गया कि सरकार की आलोचना, अगर सरकार गलत काम करे तो उसकी आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए।
ठीक है, तो इस बार हम कह सकते हैं कि ऑल सच दैट पॉलिसी एंड डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट विच दे बिलीव टू बी अगेंस्ट द डेमोक्रेसी एंड पब्लिक वेलफेयर। सरकार अगर कोई जनता के हित की बात नहीं कहता है या ऐसा कोई कानून बना दिया जो जनता के हित में नहीं है, तो जनता को पीसफुली प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार है, अपनी बात अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने का अधिकार है, गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज करने का अधिकार है। तो वहाँ पर कहेंगे कि वहाँ के लोगों को फ्रीडम है। तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं हो गया कि मनमर्जी से काम करें, तोड़ फोड़ करें, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाएं। तो फ्रीडम का मतलब हो गया कि अपनी बात को, अपनी एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन, अपनी बात को कहने का अधिकार हो, फॉर्म यूनियन, संघ बनाने का अधिकार हो, ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग करने का अधिकार हो, संघ बनाने का अधिकार हो, एंड परफॉर्म पीसफुल प्रोटेस्ट, और सरकार के विरुद्ध प्रोटेस्ट करने का अधिकार हो, आंदोलन करने का अधिकार हो। तो वहाँ पर हम कहेंगे कि लोकतंत्र सफल हो सकता है। दिस इज आल्सो अंडरस्टूड दैट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स of the citizen, the source of building public mandate should be also remain free। और पब्लिक को अपनी बात कहने के साथ साथ अपना बहुमत तय करने का भी अधिकार होना चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के जो लिए 9th जो एसेंशियल कंडीशन है, नमी जो है, वो होना चाहिए फ्रीडम टू द सिटीजन, यानी नागरिकों को अधिकार प्राप्त होने चाहिए, नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, तब वहाँ लोकतंत्र सफल हो सकता है। नेक्स्ट 10th जो एसेंशियल कंडीशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। लोकतंत्र के लिए 10th जो मुख्य एसेंशियल कंडीशन होती है वहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। लोकतंत्र में एक लिखित संविधान होना चाहिए, जो कि सबसे बड़ा संविधान होगा। वहाँ पर कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। और वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए? रिटन होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। अगर लिखित नहीं होगा तो कोई भी राष्ट्रपति या कोई भी कार्याध्यक्ष उसको बदल सकता है। इसलिए लोकतंत्र की 10th कंडीशन जो होती है वो होती है वहाँ पर लिखित संविधान का होना आवश्यक है। A written constitution means that the language of the constitution should be very clear। संविधान की जो भाषा है इतनी जटिल नहीं होनी चाहिए कि आम आदमी के समझ में नहीं आए। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया कि संविधान की जो भाषा है वो जटिल ना हो, रिजिड ना हो, और संविधान जनता के अनुसार बदलने वाला हो। ठीक है, should be very clear so that the dispute of the confusion arise regarding in interpretation। Apart from this, the prosecutor of making amendment in the constitution should be rigid। अगर जटिल संविधान होगा, कठोर संविधान होगा, तो पब्लिक की प्रॉब्लम को के अनुसार संविधान को बदला नहीं जा सकता। इसलिए संविधान क्या होना चाहिए? जटिल नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? स्ट्रेचेबल हो, जरूरत के अनुसार बदलने वाला होना चाहिए। So that the no political party is allowed to make amendment in the constitution by taking benefit of its majority। ऐसा भी इतना लचीला भी नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टियां क्या करें, अपनी जरूरत के अनुसार उसे बदलाव कर दें। ना तो ज़्यादा कठोर होना चाहिए, ना ज़्यादा लचीला होना चाहिए। एंड चेंज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनटू ए डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट। ऐसा भी इतना जटिल भी लचीला भी नहीं होना चाहिए कि लोकतंत्र को जो है राजनीतिक दल क्या करें, डिक्टेटरशिप में बदल दे। इतना जटिल भी नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो भी रिटन होना चाहिए, और रिजिड भी होना चाहिए, तो साथ साथ एलास्टिक भी होना चाहिए, लचीला भी होना चाहिए। ठीक है, सो intention of the conduct of the democratic tradition is concert to those rules and regulation whose description are not written in constitution or anywhere democratic procedure and process, and it is acquire the active stamp of all parties। इसका मतलब संविधान लिखित होना चाहिए, लचीला जहाँ जरूरत हो, पब्लिक के फायदे के लिए उसमें थोड़ा बहुत बदलाव भी किया जा सकता हो, इतना कठोर भी नहीं हो और इतना लचीला भी नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी अपने फायदे के लिए उसको चेंज कर दें।
ठीक है। तो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और वो भी पब्लिक के वेलफेयर के लिए जरूरत के हिसाब से बदलने वाला होना चाहिए। तो ये 10th कंडीशन जो है वो होती है लोकतंत्र की सफलता के लिए, ठीक है। तो कल हमने 4 पॉइंट पढ़े थे एसेंशियल कंडीशन के और आज हमने 6 पॉइंट पढ़े हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या क्या जरूरी है। वहाँ की पब्लिक का एजुकेटेड और अवेयर होना जरूरी है, पब्लिक मैंडेट, लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार मिले, सिविल इथिकल, नागरिकों का जो चरित्र है वो अच्छा हो, ठीक है। और शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण हो, एक जगह शक्तियाँ केंद्रित नहीं हो, यथार्थ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बढ़ावा दिया जाए और फ्रीडम टू द सिटीजन, नागरिकों को स्वतंत्रता होनी चाहिए अपनी बात कहने की, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने की, ठीक है। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान होना चाहिए और न तो कठोर हो, न रिजिड हो, न इलास्टिक ज़्यादा इलास्टिक हो, पब्लिक के अनुसार बदलने वाला संविधान होना चाहिए। संविधान तो होना चाहिए, वो भी रिटर्न होना चाहिए, लेकिन न ज़्यादा कठोर हो न ज़्यादा लचीला हो, ठीक है। पब्लिक के वेलफेयर के अनुसार वो बदलने वाला होना चाहिए। तो ये 10 जो है स्थितियां हो गई। एक आध पॉइंट और है जो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।